Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So sorry for the delay. आज वीडियो बहुत ही डिले हो गया और आज 100th वीडियो था तो थोड़ा सा बिल्डअप भी होना चाहिए था, अच्छी वीडियो आनी चाहिए थी, तो सॉरी फॉर दैट। थोड़ी आज हम वीडियो करेंगे भी फास्ट ट्रैक पे कवर। बाकी सिंस आज 100 डेज कंप्लीट हो गए हैं सीरीज़ के, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू कि आपने इतना सपोर्ट किया, सब कुछ किया, और सब्सक्राइबर्स भी हमारे 4000 प्लस अब हो चुके हैं। बाकी अगर मैं बात करूं तो आज इस सीरीज़ के अंदर हम एक और एडिशन करूंगा मैं, जिसके अंदर एडिटोरियल्स जो होते हैं इसके, मैं आपको दिखाई देता हूं आज का एडिटोरियल एक। तो ये जो एडिटोरियल आज का ये मैं कवर कर रहा हूँ। इसके मैंने नोट्स बना लिए हैं, बट इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा थोड़ी देर बाद। इस वीडियो के वो आ रही होगी और वो एज एन एक्सपेरिमेंट होगा। उसके अंदर आप देख के बताइएगा कि मैंने सही पॉइंट्स कवर किए हैं, सही ढंग से एक्सप्लेन किया है, नहीं किया। तो ये हम स्टार्ट करेंगे। बाकी इसके अलावा आज के हम उसी फ्लो में चलते हैं। सबसे पहले नोट्स मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हम टर्म्स कवर करेंगे। तो ये टर्म्स हैं बैक ऑफिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये हम कवर करते हैं सबसे पहले अपनी ग्लॉसरी से। तो जिसको नहीं पता तो ये ग्लॉसरी क्या है, इसके अंदर बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स लिखी हुई हैं उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये एज एन डिक्शनरी आपके लिए काम कर सकती है इस फील्ड के अंदर। अब इसके लिए अंदर क्या है कि हम 3 टर्म्स डेली बेस पे कवर करते हैं। तो जैसे पहली टर्म, जैसे मतलब अभी तक हमने ए वाली सारी टर्म्स अब कवर कर ली हैं और आज हम बी से स्टार्ट करने वाले हैं, जो ये 3 टर्म्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले। नाउ फर्स्ट टर्म है बैक ऑफिस। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कंपनी का, लेट्स से जोमेटो। तो जोमेटो का आप सभी को पता है मेन काम है फूड डिलीवरी सिस्टम्स का, पूरा कंप्यूटर वाला मेनली काम रहता है उनका, सॉफ्टवेयर मैनेज करना, ये जो आपके ऑर्डर्स हैं वो आपके डिलीवरी पर्सनस तक पहुंचाना, वो सब काम मेन रहता है। बट यहाँ पर आपको ये ज़रूर पता ही होगा कि यहाँ पर उनकी एक बहुत बड़ी जो उनके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे भी होंगे जो उनके फाइनेंसिस को हैंडल करते हैं, या फिर जो कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जो और डिलीवरी बॉयज़ को हायर करते हैं। तो ये सब कंपनी का मेन काम नहीं है, बट इसके बिना कंपनी चल नहीं पाएगी। तो ये जो ऐसे नेसेसरी फंक्शंस होते हैं, बट वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के होते हैं, यानी कि वो मतलब चाहिए कंपनी को, बट वो ऐसा नहीं है कि कंपनी उसके लिए जानी जाती है। तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए जो पूरा फर्म रन करता है उसको बैक ऑफिस बोलते हैं। अब बैक ऑफिस अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट टर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ फर्म्स ऐसी बन गई हैं जो सबका, काफ़ी सारी कंपनीज का बैक ऑफिस का काम अपने पास करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो, स्विगी, ऐसी बहुत सारी कंपनीज होंगी जिनको डिलीवरी बॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो एक ऐसी बैक ऑफिस कंपनी को हायर कर लेंगे जो हायरिंग के अंदर काम करती होगी। तो वो उनका सारा हायरिंग का काम इसको आउटसोर्स कर देंगे। तो आज की डेट में बैक ऑफिस मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है इकोनॉमी के अंदर। आगे चले तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये इसके ऊपर मतलब एक पूरा चैप्टर है 12th क्लास के अंदर, और उससे आगे भी लेवल्स के अंदर जब आप इकोनॉमिक्स पढ़। तो इसको थोड़ा ब्रीफ में अगर मैं बताऊँ तो सीधी सी बात है, मैं पहले तो हर चीज़ कवर नहीं कर पाऊँगा, बट इसके अंदर बहुत ही इजी भाषा के अंदर क्या होता है कि ये एक अकाउंट है, जिस अकाउंट के अंदर सब चीज़ें कवर करी जाती हैं जो इंडियन रेजिडेंट्स ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ किया है। यानी कि कहीं से यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ होगा तो वो इसके अंदर लिखा हुआ होगा, वहाँ से अगर बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट हुई होगी तो वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके किसी फैमिली रिलेटिव ने बाहर से आपके लिए कुछ भेजा है, गिफ्ट भेजा है, रेमिटेंस कुछ मनी भेजी है, कुछ भी भेजा है, तो वो भी उसके अंदर रिकॉर्ड होगा। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर रिकॉर्ड होती हैं और एक साल का पूरा ही बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बनता है। इसके अंदर 2 अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अगर कभी हुआ तो हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। आगे चलिए तो बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर इसका बेसिक मीनिंग होता है एक्सपोर्ट्स, ई एक्स माइनस एक्स, मतलब एक्सपोर्ट्स और माइनस इम्पोर्ट्स। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है कि कितने गुड्स आपने एक्सपोर्ट किए हैं माइनस कितने गुड्स आपने इंपोर्ट किए हैं। अब मैंने अगेन यहाँ पे गुड्स बोला है तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं, तो वो इसके अंदर एक गिवन सी चीज़ रहती है। बाकी इसके अलावा क्या है कि ये उल्टा भी हो सकता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स भी हो सकते हैं, बट सिंस यहाँ पर सी नेट एक्सपोर्ट्स लिखा हुआ था तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट्स के उससे बता दिया। बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव हो जाएगा उस केस के अंदर अगर इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये 3 टर्म्स कवर क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं हम नोट्स के ऊपर और हम मेन न्यूज़ को कवर करते हैं। अच्छा, सारी न्यूज़ से पहले मैं आपको एक ब्रॉड सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। वो हो सकता है किसी न्यूज़ के अंदर स्पेसिफिक भी काम आए, बट वो आपको वैसे भी पता होना चाहिए। क्या है कि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, फेडरल रिजर्व बैंक क्या है, यूएस का एक आरबीआई टाइप्स है, यूएस का सेंट्रल बैंक है। तो वो एक रेट निकालता है अपने फेडरल रिजर्व के, जो बॉन्ड्स निकलते हैं उनका इंटरेस्ट रेट निकालता है।
उसकी मीटिंग काफ़ी टाइम होती रहती है, 2 महीने में देखा गया है पैटर्न कि होती रहती है, बट कभी भी हो सकती है। ये कोई ऐसा स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं है कि जो लॉ में लिखा हुआ है 2 महीने बाद होगा, वो उनके ऊपर कमेटी मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर ये जो रेट है वो पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है बहुत सारे तरीक़ों से। वो मैं तरीके नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि वो थोड़ा एक्सप्लेनेटिव अलग तरीके से चले जाएगा। तो यहाँ पर वो पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है, पूरी दुनिया के मार्केट्स को, स्टॉक मार्केट्स को, और ओवरऑल इकोनॉमी को भी। तो यहाँ पर होता क्या है कि उस मीटिंग का जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अवेटेड रहता है, उसके बेसिस पे काफ़ी सारी चीज़ें और डिसाइड होती हैं फिर फ्यूचर के अंदर। अब ये मीटिंग कल ही ख़त्म हुई है और इसके रिजल्ट्स में कुछ ऐसा आया नहीं है, बट जो आया है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और हुआ क्या है कि यहाँ पर उन्होंने जो फेडरल रिजर्व बैंक है, उन्होंने ये कोशिश की है कि वो वहाँ से मतलब यूएस के अंदर से थोड़ी लिक्विडिटी को पंप आउट करेंगे। पंप आउट मतलब हुआ कि यहाँ पर लिक्विडिटी को, यानी जितना नंबर ऑफ पैसा पड़ा है लोगों के पास, उसको कम करेंगे। उसका बेसिक तरीका ये होता है कि यहाँ पर अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अकाउंट्स के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर या बॉन्ड्स अकाउंट्स के अंदर अपने पैसे को डिपॉजिट करा देंगे, और सारा पैसा मतलब मेजोरिटी ऑफ पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। तो ये मेन तरीका है। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। इन्फ्लेशन का बेसिक मीनिंग आप सभी को पता है कि महंगाई का बढ़ना। तो महंगाई तभी बढ़ती है जब आपके जो इकोनॉमी है उसके अंदर पैसा ज़्यादा होता है। अगर जो आपका फेडरल रिजर्व बैंक है वो पैसा पंप आउट कर लेगा, तो यहाँ पर महंगाई भी कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये न्यूज़ के अंदर भी काम आएगा, मैंने ऐसे ही नहीं बताया। तो पहली न्यूज़ के अंदर ये काम नहीं आएगा वैसे। तो पहली न्यूज़ के अंदर है इंडस्ट्री रेजिलिएंट, रिबाउंड लाइकली सून। ये बहुत ही वेग सी न्यूज़ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि काफ़ी सारे सीईओज़ का इकोनॉमिक टाइम्स ने डिस्कशन किया, इंटरव्यू लिया है। तो वहाँ से इकोनॉमिक टाइम्स को ये पता चला है कि यहाँ पर फरवरी और मार्च के अंदर जो थर्ड वेव का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा भी है बिजनेसेस के ऊपर। वैसे तो ज़्यादा नहीं पड़ा है, बट जो भी पड़ा है तो वो आपका रीबाउंड हो जाएगा आपके फरवरी और मार्च के अंदर। इसके अंदर मतलब पॉजिटिव रिकवरी एक्सपेक्टेड, ऐसा वो बोल रहे हैं। क्योंकि थर्ड वेव का जो इम्पैक्ट था वो काफ़ी कम रहा, क्योंकि माइल्डनेस ऑफ ओमिक्रॉन इतना मतलब इतना स्ट्रॉन्ग वायरस था भी नहीं जितना सेकेंड वेव के अंदर डेल्टा वगैरह वेरिएंट्स थे। और दूसरी बात, लो मोर्टेलिटी रेट, जो डेथ का रेट रहा है वो भी काफ़ी कम रहा है इस वायरस से। तो ये हुआ। और ऑल्सो लार्ज स्केल वैक्सीनेशन की वजह से ये हुआ भी नहीं है कुछ कि मतलब जो ज़्यादा लोग इफेक्ट भी नहीं हुए। तो इन सभी 3-4 रीजंस के को मिला करके यहाँ पर थर्ड वेव का इम्पैक्ट धीरे धीरे रिबाउंड हो जाएगा फ्यूचर के अंदर, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आगे चले तो आर डे सेल्स मार्च पास्ट लास्ट ईयर्स नंबर। तो बेसिकली क्या है कि जो रिपब्लिक डे था ही आपको पता है कल, तो उसके बेसिस पे जो रिपब्लिक डे सेल्स होती हैं काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 25% तक, 30% तक भी सेल्स होती हैं। तो उनका जो नंबर ऑफ सेल्स रही बहुत ज़्यादा रही। और अगर हम पिछले ईयर से कंपेयर करें तो डबल डिजिट्स के अंदर ग्रोथ रही है। और कुछ मतलब डबल डिजिट्स इन्होंने ऐसे बोला है कि यहाँ पर 10% से प्लस ग्रोथ रही है। इन्होंने एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताए हैं, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर्स बताना बहुत ही मुश्किल भी है यहाँ पर। अब इसके अंदर कुछ ऐसी टॉप कंपनीज थी, जिनको टॉप कैटेगरीज की कंपनीज थी जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो ई कॉमर्स सेगमेंट के अंदर और टॉप रिटेलर सेगमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इसको फ़ायदा हुआ है रिपब्लिक डे से। बाकी इसके अंदर मार्केट प्लेसेस, जैसे अगर हम अमेजोन और फ्लिपकार्ट की बात कर लें, तो उनके अंदर 40% तक सर्च देखने को मिला बिजनेस के अंदर। तो ये भी अपने आप में काफ़ी एक अच्छी बात है यहाँ पर। आगे चले तो गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट बर्डन में राइज 15% इन फाइनेंशियल ईयर 2023। अब यहाँ पे बोला ही जा रहा है गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट का बर्डन है। अब गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना किस चीज़ पे पड़ता है? तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ता है आपके जो लोन उन्होंने लिए होते हैं। जैसे कल हमने बात की थी, आईएमएफ की बात की थी, और वर्ल्ड बैंक की बात की थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस तरीके से बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक्स हैं, और काफ़ी सारी और भी जो नेशंस हैं उनकी गवर्नमेंट्स भी हैं, जैसे यूएस की गवर्नमेंट है। इस तरीके से कुछ गवर्नमेंट्स भी हैं जहाँ से गवर्नमेंट ने लोन लिया हुआ है। तो उनके जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है उसकी बात यहाँ पर चल रही है। तो उसका जो बर्डन है पूरे साल भर का, वो 15% से इंक्रीज़ करना एक्सपेक्टेड है फाइनेंशियल ईयर 2023 नेक्स्ट फिजिकल ईयर के अंदर। और इस साल भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर राइज देखने को मिला है। और 15 पर मतलब जो इस साल का राइज देखने को मिला, उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट का पूरा लायबिलिटी है वो 8.1 लाख करोड़ रुपीज़ पर पहुंच गया था। और इस मतलब नेक्स्ट ईयर में, फिजिकल ईयर में, ये 9.30 लाख करोड़ पर पहुंचने की एक्सपेक्टेशंस है। और इंटरेस्ट बर्डन अगर हम पिछले 7 ईयर्स का हिस्टोरिकल डेटा देखें तो डबल हो चुका है ऑलमोस्ट, अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं 9.30 लाख को। तो ये यहाँ पर हो गया। ये बहुत ही बेसिक था ये न्यूज़, बट इंपॉर्टेंट था। आगे चले तो यहाँ पर गिग वर्कर्स राइड सोलो ड्यूरिंग थर्ड वेव। तो गिग वर्कर सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। तो गिग वर्कर का ये मीनिंग नहीं होता जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है।
गिग वर्कर का मीनिंग क्या होता है वो अभी इतना रेलेवेंट नहीं है, बट यहाँ पर गिग वर्कर का मीनिंग है जो डिलीवरी स्टाफ यहाँ पर काम कर रहा होता है प्लेटफॉर्म्स, कुछ प्लेटफॉर्म जैसे आपका जोमेटो स्विगी का मैंने एग्जांपल लिया था, तो अगेन वही आप एग्जांपल यहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे जोमेटो स्विगी के अंदर बहुत सारे डिलीवरी पर्सनस काम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि थर्ड वेव के अंदर कंपनीज जो उनको एम्प्लॉय करती हैं, जो उनके एम्प्लॉयर एक तरीके से, तो वो उनको असिस्ट नहीं कर रहे हैं। असिस्ट मतलब कि जो उनको वैक्सीनेशन की प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब स्कूल्स तक में भी, मतलब जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीन का कैंप लगाए जा रहे हैं, बट ये इतनी बड़ी कंपनीज अपने मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन अरेंज नहीं कर रही हैं। बाकी इसके अलावा डिलीवरी करते टाइम पीपीई किट्स का पहनना, और जो कुछ हॉटस्पॉट वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर तो ये नेसेसिटी ही है, तो वहाँ पर भी इतना ज़्यादा सपोर्ट कंपनीज़ की तरफ से नहीं मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि गिग वर्कर्स राइड सोलो मतलब उनको कोई, जो उनकी कंपनीज़ हैं वो सपोर्ट नहीं कर रही। तो इतनी ज़्यादा रेलेवेंट न्यूज़ नहीं है, बट हाँ ये मैंने यहाँ पे कवर कर लिया थोड़ी शॉर्ट में। आगे चलिए, तो फेड सिग्नल्स रेट्स कुड राइज सून, तो ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी कि फेडरल पॉलिसी की जो मीटिंग थी उसके अंदर अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, और इसके अंदर रेट्स इनके वो मार्च तक के अंदर बढ़ा देंगे। रेट्स बढ़ाने का मैंने आपको क्राइटेरिया, क्यों बढ़ाएंगे, इससे क्या होगा, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इनका मेन रीज़न है। अब ये बैकग्राउंड में मैंने आपको ये बता दिया, मीटिंग कल एंड हुई थी यानी वेडनेसडे को। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन थी यूएस के अंदर वो मल्टी डिकेड हाई पर चली गई है। अब नंबर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2% से थोड़ी ही ऊपर है, बट यहाँ पर उसके अंदर यूएस की बात करेंगे तो यूएस के लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है ये। इनके मल्टी डिकेड यानी लगभग 20-25 साल के आसपास में सबसे हाई पर चल रही है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर इन्होंने कंट्रोल के मेजर्स भी सोचना स्टार्ट कर दिए। सो सॉरी फॉर दैट। आगे चलते हैं अपने इस पे। तो ये हो गया सोरिंग क्रूड प्राइसेस टू बेनिफिट ओएनजीसी ऑयल इंडिया। अब यहाँ पर बेसिकली ऑयल प्राइस की अगर हम बात करेंगे, जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, WTI और ब्रेंट वगैरह, वो सब मैंने आपको काफ़ी बार बताया, मतलब एक बार बताया था पहले पूरा, तो वो चीज़ आप यहाँ पे भी रेफ़र कर सकते हैं फिर से। अब इसके अंदर जो यहाँ पर मैं वो वापस एक्सप्लेन नहीं करूँगा, और ऑयल प्राइस जो इन्होंने मेंशन किया है वो यहाँ पर है ब्रेंट। तो ब्रेंट की ये बात कर रहे हैं, ब्रेंट का आपका 7 ईयर हाई पर चला गया है ऑयल प्राइस पर बैरल। तो इसके अंदर आपका $89 पर बैरल पर प्राइस चला गया। तो इसका सीधी सी बात है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी जो ऑयल वाली कंपनीज हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, तो बेसिकली ऑयल का ऐसा रहता है कि ऑयल का जो प्राइस बर्डन रहता है वो हम कंज्यूमर पे इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल अगर आप मतलब मान लेते हैं पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड के अंदर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस वजह से क्या होता है कि जो अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो सेलिंग प्राइस को बढ़ा के ईजिली कंज्यूमर पे शिफ्ट किया जा सकता है बर्डन। तो इसी वजह से क्या है कि ONGC और ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, और इनके शेयर को तो बहुत ही ज़्यादा अभी बेनिफिट चल रहा है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो यहाँ पर 84% गेन हुआ है ONGC के शेयर में, और ऑयल इंडिया का स्टॉक तो डबल हो चुका है ऑलमोस्ट। और ब्रोकरेजेस ने अभी भी इनके जो टारगेट प्राइस है उनको काफ़ी ज़्यादा ऊंचे पे सेट कर दिया है, और ONGC के टारगेट को तो और भी बढ़ा दिया है। तो बेसिकली काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हुए थे कि किस किस ब्रोकरेज ने कितना कितना आपका मार्केट प्राइस को कर दिया है। वो सब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि वो इतना ज़्यादा रेलिवेंट रहता नहीं है। अगर आपको देखना है तो आप जाके उसमें देख सकते हैं पेपर के अंदर। आगे चलें तो मोस्ट ब्रोकरेजेस मेंटेन अ बुलिश स्टांस ऑन मारुति। तो यहाँ पर बेसिकली आप सभी को पता है कि मारुति के जो रिजल्ट्स थे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं। अगर आपने कल न्यूज़ देखी हो तो कल न्यूज़ में काफ़ी टाइम भी चल रहा था, तो कल इसके अंदर रिजल्ट्स इन्होंने डिक्लेयर किए थे तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसके बेसिस पे ब्रोकरेजेस जो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने टारगेट प्राइस को मारुति के और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। ट्यूसडे को जो इनका मार्केट प्राइस मतलब जो शेयर था वो 8600.60 पे एंड हुआ था, और इनका जो मीडियम टर्म टारगेट अभी डिसाइड किया है बहुत सारी ब्रोकरेजेस ने, एक दो की बात नहीं है ये, बहुत सारी ब्रोकरेजेस ने, तो वो 10,000 के आसपास किया है। तो काफ़ी एक बड़ा पॉजिटिव राइज देखने को हमें मिल सकता है, और इसका कोई ऐसा रीज़न वाला फैक्टर नहीं है, बट कंपनी का जो प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह है वही काफ़ी पॉजिटिव लगा होगा ब्रोकरेजेस को, तो उसके बेसिस पे ये हुआ है। तो ये हमारा ये कवर है। बाकी आगे चलें तो वॉल स्ट्रीट एक्सपर्ट्स जीरो इन ऑन जस्ट हाउ दी फेड माइट ड्रेन लिक्विडिटी। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक न्यूज़ है। इसके अंदर बोला ये जा रहा है कि वॉल स्ट्रीट पे, अच्छा वॉल स्ट्रीट क्या होता है, तो वॉल स्ट्रीट मतलब जैसे इंडिया के अंदर दलाल स्ट्रीट है जिसके ऊपर आपकी BSE की बिल्डिंग बनी हुई है, ऐसे ही वहाँ पर US के अंदर वॉल स्ट्रीट है जिसके ऊपर आपकी US स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग बनी हुई है।
तो उसके अंदर क्या है, वो बेसिकली वॉल स्ट्रीट जब रेफ़र कर रहे होते हैं तो वहाँ के स्टॉक मार्केट को, फाइनेंशियल मार्केट को ही रेफ़र कर रहे होते हैं। तो वहाँ का जो स्टॉक मार्केट है बेसिकली, तो वो वहाँ पे एक्सपर्ट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपकी दिक्कत के अंदर आ गए हैं, थोड़ी परेशानी के अंदर आ गए हैं। इसके अंदर हुआ क्या है कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताई है कि फेडरल रिजर्व जो है काफ़ी सारी अपनी लिक्विडिटी को पंप आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर वो किस सेक्टर के अंदर से पहले लिक्विडिटी को पंप आउट करेगा और उस बेसिस पे कैसे ये लोग डिसीजन लें, इसके लिए अभी इनके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है। क्योंकि अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर यूएस के अंदर ऐसे जो मेजर्स होते हैं वो बहुत ही स्लो डाउन करके लिए जाते हैं, ऐसे बहुत ही जल्दी नहीं लिए जाते हैं। और अभी जो 1 महीने का टाइम मिल रहा है इनको बीच में, फरवरी में, क्योंकि मार्च में रेट्स बढ़ जाएंगे, तो वो काफ़ी कम है इनके लिए ऐसी बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस को लेने के लिए। तो उसी बेसिस पे यहाँ पर ये न्यूज़ बनाई गई है कि यहाँ पर फियर है उनको कि वेयर विल द फेडरल रिजर्व डिक्रीज लिक्विडिटी फ्रॉम, कहाँ पे वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पहले बढ़ाएंगे। हो सकता है वो स्टूडेंट लोन के ऊपर बढ़ा दें, क्योंकि यूएस के अंदर स्टूडेंट लोन बहुत ही बड़ी चीज़ है, इंडिया के अंदर बहुत ही कम पे है अगर हम कंपेयर करें। तो हो सकता है वहाँ पे बढ़ा दें, तो इनको अपने जो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है या जो ऑलरेडी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको बेचना है, तो वो किस बेसिस पे करें वो उसके ऊपर अभी क्रिटिकल सिनेरियो चल रहा है। तो वेरी क्रूशियल पीरियड फॉर यूएस इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट, जिनकी मैंने यहाँ पे बात की। तो आई होप आपको अभी तक सारी न्यूज़ क्लियर हो गई होंगी। आई होप, मतलब मुझे पता है कि यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट ही वीडियो रही है और मैंने थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि वीडियो में डिले हो गया था सिर्फ इसी रीज़न की वजह से। अब इसके अंदर एक छोटी सी न्यूज़ ये भी है कि अदानी विल्मर लिमिटेड, इसका आईपीओ आ रहा है। इनके ब्रांड्स, फॉर्च्यून इनका काफ़ी एक पॉपुलर ब्रांड है जिनके बारे में आपने सुना ही होगा। फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल होता है, फॉर्च्यून आपकी जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो भी काफ़ी फेमस है। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं और इसका टुडे से लेकर, मतलब आज, और ये मंडे होना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट, टुडे से लेकर मंडे तक इनका आईपीओ ओपन रहेगा। बाकी इसके अंदर क्या है कि 218 से लेकर 230 पर शेयर, इनका एक शेयर का प्राइस आप बिडिंग लगा सकते हैं। और मिनिमम 65 शेयर्स इनका एक लॉट है, से मतलब जो आपकी नंबर ऑफ जितना आप लगा सकते हैं एक बारी में बिडिंग, तो 65 और इन मल्टीपल्स ऑफ 65 रहता है, यानी कि 130 और इस तरीके से आगे 195 वगैरह वगैरह। तो आई होप आपको सारी न्यूज़ बाकी क्लियर होंगी। अगर आपको किसी न्यूज़ के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगेन सो सॉरी फॉर बीइंग डिलेड। और अभी थोड़ी देर में आपको एडिटोरियल वाली वीडियो मिल जाएगी, तो अगर आपको जैसी भी लगे वो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उसके भी नोट्स कैसे बने हैं, मैंने सही पॉइंट्स को कवर किया है, छोड़ दिया है, कैसे किया है, तो वो भी ज़रूर बता दीजिएगा। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।